वेलकम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं एनसीईआरटी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मैटर का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो तीन फिजिकल स्टेट मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट को आपने 11th में स्टडी किया, 12th में आप सॉलिड स्टेट को स्टडी करेंगे। सॉलिड स्टेट की क्या खास प्रॉपर्टी है, इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट को हम क्यों स्टडी करते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इन पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है और पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस है, इट्सेट्रा। तो ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमें इस चैप्टर में यही स्टडी करना है और इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में अगर कोई डिफरेंस आता है या कोई इम्परफेक्शन आता है तो सॉलिड की प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सॉलिड की होती है वो हम देख लेते हैं। सॉलिड की अगर बात करें तो जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते। तो इनका अरेंजमेंट हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मान के चलते हैं ये। तो इनके अरेंजमेंट को हम एज्यूम करके स्टडी करेंगे। एक पार्टिकल को हम एक बड़ा पार्टिकल एज्यूम करके स्टडी करेंगे, तो वो तो इस चैप्टर में देखना ही है। अभी हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जल्दी से, बोर्ड पे लिखने वाला नहीं हूं, सॉलिड की कुछ खास प्रॉपर्टी जो होती है। देखिए, जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में अगर जो फोर्स लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आप सभी जानते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये बहुत स्ट्रांग है और पार्टिकल की थर्मल एनर्जी कम है तो ये पार्टिकल बहुत पास आ जाते हैं। जब ये बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। जब इनका अरेंजमेंट इस तरह से हो जाता है तो ये सॉलिड कहलाने लगते हैं, हम इन्हें सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड का कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है। आप देख रहे हैं कि पार्टिकल के बीच में जो ये स्पेस है वो बहुत ही कम है। तो यहां पर अगर सॉलिड की प्रॉपर्टी को हम देखें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो आपको ध्यान रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट। जब स्ट्रांग फोर्स होगा तो बीच में डिस्टेंस जो होगा वो बहुत कम होगी, तो स्पेस बहुत कम है। तीसरा, कि ये जो पार्टिकल है अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, दे ओनली ऑसिलेट एट देयर मेन पोजीशन। ये क्या कर सकते हैं कि अपनी पोजीशन पे ऐसे ऑसिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां से मूव नहीं कर सकते जैसा लिक्विड और गैस में होता है। एक प्रॉपर्टी आप और ध्यान रखें इसमें कि इन सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए कि बीच में स्पेस बहुत कम है, तो इनको कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं। इसको मैं मार्कर को कंप्रेस नहीं कर सकता, तो इनकंप्रेसिबल है ये। इसके अलावा ये रिजिड है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि इनका शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, चेंज नहीं हो सकता। जबकि गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों ही चेंज होता है और लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहां पर जनरल प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की है, आपको कहीं पर भी ये मिल जाएगी, आप इनको नोट डाउन कर लेना एक बार। और अब हम आगे बढ़ते हैं सॉलिड में। तो सॉलिड जो होते हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करें, अगर सॉलिड को क्लासिफाई करें, अच्छा क्लासिफाई अगर हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई बेस होना चाहिए। किस बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे? मैंने पहले ही बताया है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। इन पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है ये हमें देखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। वन इज अमॉर्फस सॉलिड एंड सेकेंड इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड।
सेकेंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जनरल टर्म आपने सुन रखी है। जब आपने 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा तब आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े थे, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, तब आपने ये टर्म सुन रखी है अमॉर्फस। देखो इस अमॉर्फस का मीनिंग होता है नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई पर्टिकुलर शेप या ज्योमेट्री नहीं होती है। अब ज्योमेट्री क्या है समझेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर आपके सामने ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड इज डिफरेंशिएट इनटू टू टाइप्स, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स इज रेगुलर। While in case of amorphous solid, arrangement of constituent particles is irregular. रेगुलर और हम कह सकते हैं कि इन ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एक रेगुलर पैटर्न होता है जो रिपीट होता रहता है। तो बोर्ड पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और अमॉर्फस में किस तरह से इररेगुलर पैटर्न होता है। देखिए अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल का अरेंजमेंट, जैसे मान लो ये ए पार्टिकल है, फिर यहाँ पे बी पार्टिकल है, अगर नेक्स्ट ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, यहाँ पर बी पार्टिकल है, ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, ए है। तो आप अब इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट पार्टिकल क्या आएगा किस डायरेक्शन में। यहाँ पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर ए पार्टिकल आएगा, यहाँ आप प्रेडिक्शन बी का कर सकते हो, यहाँ ए बी ए। तो आप देख रहे हैं कि जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा है। अगर आपसे कहा जाए यहाँ नेक्स्ट पार्टिकल कौन सा आएगा तो आप उसे बता सकते हो, यहाँ कौन सा आएगा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इन दिस वे। ऐसा अगर अरेंजमेंट मिल रहा है तो वो तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर अरेंजमेंट इर्रेगुलर है, अब हमें ये देखना है कि ये इर्रेगुलर अरेंजमेंट कैसा होगा, तो वो अमॉर्फस सॉलिड होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर पार्टिकल ए है, फिर आपको नेक्स्ट पार्टिकल भी ए है, फिर बी है, बी है, ए है, बी है, यानी कि आपको ए है, बी है, बी है, ए है, ए है, बी है, ए है, बी, यानी कि अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर नेक्स्ट पार्टिकल क्या आएगा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी आ सकता है, कोई भी पार्टिकल यहाँ पर आ सकता है। जब इस तरह का इर्रेगुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिले जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो जिसमें आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, तो वो जो सॉलिड्स होंगे एमॉर्फस सॉलिड कहलाएंगे। और अगर आपको लगता है कि अच्छा सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट पार्टिकल क्या आएगा, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। तो अब इस पूरे चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसा है, ये ध्यान में रखना है। अगर अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में है, प्रॉपर ऑर्डर में है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा कैसे पता चलेगा? अगर आपके सामने छोटा सा पार्ट उसका दे रखा है तो आप नेक्स्ट प्रेडिक्शन कर सकते हो कि पार्टिकल क्या आएगा। अगर आपसे प्रेडिक्शन नहीं हो पा रहा है, अरेंजमेंट आपको इर्रेगुलर लग रहा है, ऑर्डर नहीं है, तो वो हो जाएगा अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस का मतलब ही होता है नो फॉर्म, यानी जिसकी कोई ज्योमेट्री नहीं बनेगी। अब आप देखिए कि अगर मान लो इसमें कहीं पर आपको थोड़ा बहुत अगर अरेंजमेंट मिल भी गया ऑर्डर में, तो वो शॉर्ट रेंज तक होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होगा। जबकि इसमें आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलेगा अरेंजमेंट का, और इसमें बिल्कुल शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलेगा। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक
कि पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, तो हम उसे क्रिस्टलाइन में रखेंगे या अमॉर्फस में रखेंगे। अब मैं आपको अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में कुछ डिफरेंसेस बताने जा रहा हूं, और उन डिफरेंसेस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो ये डिफरेंसेस क्या है टेबल फॉर्म में, एक बार इसको जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। amorphous, crystalline। तो एक डिफरेंस तो आपको मिल ही गया डेफिनेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अगर रेगुलर है पैटर्न में है तो क्रिस्टलाइन, इरेगुलर पैटर्न है तो अमॉर्फस। आगे नेक्स्ट और देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें शेप की बात करते हैं। तो इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होगी क्रिस्टलाइन की, डेफिनेट ज्योमेट्री। ये सब कुछ डिटेल में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में आगे। और यहां पर ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होगी, नॉट ए डेफिनेट ज्योमेट्री, या फिर आप लिखिए इर्रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप। पहला डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट का लेते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, मींस डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है या फिर कोई भी मेटल है और उसका सपोज मेल्टिंग पॉइंट 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस जब मेटल को आप मेल्ट करोगे तो वो 700 पे मेल्ट होना स्टार्ट होगी, और जब तक वो पूरी मेल्ट नहीं हो जाती वो 700 से थर्मोमीटर में उसकी रीडिंग ऊपर नहीं जाएगी, यानी 700 पे ही वो पूरी मेल्ट होगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है। आप ग्लास को ले लो या रबर को ले लो और उसे मेल्ट करना स्टार्ट करो, तो वो एक टेम्परेचर की रेंज पे मेल्ट होगा, जैसे कि 30-40 डिग्री पे धीरे धीरे वो सॉफ्ट होना स्टार्ट करेगा, और ज़्यादा सॉफ्ट होगा और बाद में जाके वो धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा, यानी पूरा एक टेम्परेचर की रेंज लगेगी। जबकि क्रिस्टलाइन जो होंगे वो एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे अमॉर्फस सॉलिड के, जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इनका, डेफिनेट होगा, शार्प होगा। डेफिनेट, ठीक है। तीसरा क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है, कई बार ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा सॉलिड जो है वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी सॉलिड को हम किसी हार्ड टूल से कट करते हैं। जब उसको कट करते हैं तो दो सरफेस, नई सरफेस जनरेट होती है। अगर वो सरफेस जनरेट होती है वो स्मूथ है, प्लेन है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अगर वो स्मूथ और प्लेन नहीं है, रफ सरफेस है, इरेगुलर सरफेस दिख रही है, तो वो आपके अमॉर्फस सॉलिड होगा। जैसे आप यहाँ से इसको कट करोगे तो दोनों तरफ जो है वो स्मूथ सरफेस, मतलब रेगुलर पैटर्न में आपका अरेंजमेंट लगेगा, और इसमें आपको जब भी काटोगे तो एक पैटर्न नहीं मिलेगा, यानी इसे हम रफ सरफेस मानेंगे, यहाँ स्मूथ और प्लेन सरफेस मानेंगे। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? क्लीवेज प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करेंगे। तो हम लिख सकते हैं तीसरा डिफरेंस, सो क्लीवेज प्रॉपर्टी। जबकि यहां पर डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डिफरेंस, फोर्थ, आप नोट करते वक्त भले क्रिस्टलाइन को इस तरफ रीड नोट कर लेना और अमॉर्फस को उस साइड में ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस में नेक्स्ट डिफरेंस लेते हैं हम हीट ऑफ फ्यूजन।
एक टर्म है हीट ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं। फ्यूजन का मतलब मेल्ट होना। ये सॉलिड के केस में आपने 11th में थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है। तो किसी सॉलिड को जब हम मेल्ट करवाते हैं और 1 मोल अमाउंट फिक्स लेनी पड़ती है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जब उसको हम मेल्ट करवाते हैं तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होगा वो अमॉर्फस सॉलिड में आप बताइए डेफिनेट फिक्स आएगा किसी सॉलिड के लिए या डेफिनेट नहीं आएगा, या डेफिनेट किस में आएगा। तो नेचुरल है कि जब मेल्टिंग पॉइंट इनका अगर शार्प है, फिक्स है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो क्या आएगी, डेफिनेट आएगी। तो डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर्टिकुलर सॉलिड के लिए डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं। जबकि नो डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये आपने 4 डिफरेंसेस देखे हैं, कुछ और भी डिफरेंस है वो देख लेते हैं। मैं यहां से रफ कर लेता हूं एक बार इसको। देखें, ये अमॉर्फस है, 5th डिफरेंस यहां लिखता हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और इनके अंदर 5th डिफरेंस देखो, तो ये जो सॉलिड्स है वो नेचर अगर देखा जाए तो ये ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं, जबकि ये स्यूडो सॉलिड्स कहलाते हैं, या इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड। यहां एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स के लिए कि सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहते हैं, या अमॉर्फस जो होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड कैसे होते हैं। एक्चुअली देखिए कि जब इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो कैसे आप कहेंगे, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब है कि जो अमॉर्फस सॉलिड है उसमें लिक्विड की कोई प्रॉपर्टी है, और लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। क्या इसमें फ्लूइडिटी है? तो हम इसको अगर एक्सप्लेन प्रूव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो देखिए कि जो ग्लास विंडो लगे होते हैं एंशियंट बिल्डिंग के अंदर, जो 15, 20, 50 साल पुराने होते हैं, तो उनके अंदर जो ग्लास लगी होती है, ग्लास पैन लगा होता है, वो ऊपर से और नीचे से थिकनेस अगर आप उसकी चेक करोगे तो नीचे से उसकी थिकनेस मोटी मिलेगी और ऊपर से वो थिन मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये विंडो ग्लास पैन लगाया गया होगा तब तो थिकनेस ऊपर और नीचे बराबर रही होगी, लेकिन एक्चुअली नीचे मोटी थिकनेस मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वो नीचे फ्लो करता है, तो नीचे धीरे धीरे ग्लास उसमें फ्लो कर रहा है। तो ये फ्लो करने की प्रॉपर्टी किसमें? ग्लास में। तो ये किस में आ गया? अमॉर्फस में। तो अमॉर्फस में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो सुपर कूल्ड लिक्विड इसीलिए बोलते हैं, जबकि ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। एक डिफरेंस और देखें इसके अंदर, जो एमॉर्फस होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर, जबकि ये वाले जो होते हैं एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या है, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या है, कौन आइसोट्रॉपिक है, कौन एनाइसोट्रॉपिक। ये तो मैंने लिख ही लिया है, आपने देख लिया होगा, लेकिन एनाइसोट्रॉपी होती क्या है और आइसोट्रॉपी होती क्या, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अलग से कंसीडर करूंगा, एक 10 मिनट या 5 मिनट का वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें केवल आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब लास्ट इसमें एक डिफरेंस और ले लेते हैं जो मैंने जनरली बता दिया है कि इनमें अगर अरेंजमेंट देखने को मिला आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो कैसा मिलेगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलेगा। ठीक है ना, और इसमें अगर आपको अरेंजमेंट का ऑर्डर देखने को मिला तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर डिफरेंसेस बताए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको याद रखना है कि अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसा है। अगर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में है,
लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर इरेगुलर अरेंजमेंट है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, तो वो आपका अमॉर्फस है, जिसमें आप नेक्स्ट पार्टिकल को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कौन आएगा और कैसे आएगा। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हमने देखे हैं, वो डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स में वो पूछ लिए जाते हैं। और आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी को मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा एक 10 मिनट का, उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा, और आगे वाला जो पोर्शन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आप इसको लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, और वीडियो को पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही।